Good morning, students. Welcome to online classes. Saint Angel Public School, Bagpat. Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter 2nd, Federalism. जो लास्ट वीडियो थी उस वीडियो में हमने कल लिस्ट के बारे में स्टडी किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स की पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो लिस्ट है सबसे पहले यूनियन लिस्ट, जिसमें वो सब सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद हमने स्टडी किया स्टेट लिस्ट के बारे में। इसमें वो सब्जेक्ट्स आए जिन पर लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। इसके बाद हमने स्टडी किया था कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं और विवाद होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया लॉ मान्य होगा। आगे चलते हैं, चैप्टर में जो फर्दर डिटेल्स हमें दी हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, रेसिडरी पावर्स। मैटर विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिविजन्स ऑफ पावर आर नोन एज रेसिडरी पावर। जो मैटर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किए गए हैं वो सब हमारे रेसिडरी पावर्स में आते हैं। It was felt that there can be subjects which are not mentioned in either of this list. The central government has been given the power to legislate on this residuary subject. ऐसा माना गया कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय कुछ सब्जेक्ट मौजूद नहीं थे। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आने वाले वक्त में फ्यूचर में डेवलप होंगे, तो उन सब्जेक्ट्स को कहाँ रखा जाए, इसके लिए संविधान बनाने वालों ने एक लिस्ट, एक अलग से कॉलम बनाकर छोड़ा जिसे रेसिडरी पावर कहा गया, और वो इन फ्यूचर आने वाले सभी सब्जेक्ट्स इसी रेसिडरी पावर्स में डाले जाएंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दिस रेसिडरी सब्जेक्ट। और ये भी तय किया गया कि रेसिडरी सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, 3-tier system. As discussed earlier, under a federal government, different tiers of government govern the same citizen. जैसा पहले भी बताया जा चुका है या हम पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर एक फेडरल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं और वो सेम सिटीजन्स को गवर्न करती हैं। और दिस इज़ ट्रू फॉर इंडिया। ये बात इंडिया के लिए भी सही है। इन इंडिया वी हैव ए 3-tier system of government, that is यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है, और वो है यूनियन गवर्नमेंट जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये पूरी कंट्री को गवर्न करती है। दूसरा लेवल है स्टेट गवर्नमेंट का, ये पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करती है। थर्ड, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तीसरा जो लेवल है गवर्नमेंट का वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। Point number 3, not equal power to all administrative units. Most of the federation that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit. ज़्यादातर फेडरेशन जो होल्डिंग टुगेदर के आधार पर बनते हैं वहाँ पर जितनी भी उसके अंदर यूनिट्स होती हैं उन सबको इक्वल पावर्स नहीं दी जाती। Thus all state in the Indian Union do not have identical power. और इसीलिए इंडिया में भी सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर्स नहीं है, एक समान अधिकार उनको नहीं दिए गए। सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस। जम्मू एंड कश्मीर हैज़ इट्स आउन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ राज्यों को विशेष दर्जे दिए गए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर का अपना खुद का एक अलग संविधान है। मैनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दिस स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट असेंबली। बहुत सारे प्रावधान जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं वो इस राज्य पर लागू नहीं होते। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हियर। जैसे जम्मू कश्मीर में एक बात कही गई है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला नहीं है तो यहाँ पर ना तो कोई लैंड खरीद सकता है ना ही मकान खरीद सकता है। यहाँ पर लैंड या फिर मकान खरीदने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी हैं। हालांकि ये सारे प्रावधान अब
नहीं है, ये सब हटा दिए गए हैं। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एक्सिस्ट फॉर आसाम एंड हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कुछ इसी तरह के प्रावधान आसाम के लिए और कुछ पहाड़ी स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वहाँ पर भी लागू। देयर आर सम यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच एन्जॉय वेरी लिटिल पावर। भारत में कुछ इकाइयाँ ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं। दिस आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एरिया इतने छोटे हैं कि उन्हें एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विथ एनी ऑफ द एक्सिस्टिंग स्टेट। और इन्हें किसी भी वर्तमान में जो राज्य हैं भारत के, उनके साथ भी शामिल नहीं किया जा सकता। दिस एरिया लाइक चंडीगढ़ और लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। ऐसे कुछ एरिया यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है और भारत की जो राजधानी है दिल्ली, इन सबको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ ए स्टेट। इन टेरिटरीज के पास स्टेट जैसी पावर नहीं है। यूनियन टेरिटरीज आर रूल्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है। नाउ we will discuss some important question related to the explained topic. Question number first, what are residuary powers? Question number 2, what do you know about the three-tier system of government in India? Question number 3, what are union territories? Question number 4, who ruled over the union territories? Question number 5, which level of government can legislate law on residuary subject? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.